हेलो, मैं हूं देवी सिंह। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है और इसमें हमें कहानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की पढ़नी है। तो पहले वैसी कहानी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, 3rd चैप्टर है और ये बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा मैं। तो सभी एग्जाम के लिए, पर हमारा अभी टारगेट है कि भाई सीटेट का, और सीटेट में जो सेकंड पेपर है यानी जो जूनियर लेवल का एसएसटी का, तो उसके लिए हम करवा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले यह है कि आप देख रहे हैं पीछे साइड जो लगा है कि पुराने भवन का संरक्षण को लेकर के दो बच्चे को की कहानी है, दो बच्चों की। एक बच्चा है भाई जसपाल और एक है हरप्रीत, और अपने घर के पास की गली में एक क्रिकेट खेल रहे होते हैं और ये देखते हैं कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे। जो खंडहर था तो उसकी तारीफ कर रहे थे, और जैसे गली के बच्चे जो है उसी खंडहर को भूतहा घर कहते थे, जिसको आप लोग सब हमेशा कई बार बोल देते हैं कि अगर कोई पुराना खंडहर है या कोई रजवाड़ों का घर है, राजा रजवाड़ों का, तो कहते हैं वहां मत जाना। मम्मी बुआ लोग कहती हैं नहीं, वो भूतहा घर है, भूत पकड़ लेगा। तो उनमें से एक कहते हैं कि भाई देखो कितनी शानदार वास्तुकला है, और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई कितनी जबरदस्त नक्काशी है। तो एक दूसरी महिला कहती हैं कि इस वास्तुकला और नक्काशी को हम मंत्री जी से पत्र लिख करके कहेंगे कि इस खूबसूरत चीज को क्या किया जाए, मरम्मत करवा करके व्यवस्थित करवाई जाए। दरअसल यहां पे संरक्षण की बात है। अभी हम आगे चलते हैं, जो कि कहानी हड़प्पा की हमें पढ़ना है, डिटेल में बहुत डिस्कशन करेंगे, परेशान नहीं होना है। इसमें जितनी है चीजें वो तो होंगी ही होंगी, और इसके बाद हम बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा कहानी सुन लो कि एक कहानी कैसे चीजें आती हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखो ये जो है लगभग ये आज से 150 साल पहले की कहानी है। पंजाब में पहली बार जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जो मजदूर काम में लगे हुए थे, जो इंजीनियर काम में लगे हुए थे, उनको अचानक से ये उसी क्षेत्र में हड़प्पा स्थल मिला। और ये जो हड़प्पा है ये आज का जो पाकिस्तान है उसी में है। और यहां से ये जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो भाई अच्छी पकी हुई यहां पर जो है ईंटें मिलती हैं। तो ये सोच करके ये हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें ले जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता है, तो उखाड़ ले जाते हैं और उसी का प्रयोग करके ये रेलवे लाइन बिछाते हैं। तो इससे हालांकि कई जो है इमारतें नष्ट हो गई, क्योंकि ईंटें उखाड़ने में इनको तो पता नहीं था, तो ईंटें उखाड़ रहे थे, तो ये जो है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ टाइम होता है, करीब आज से 80 साल पहले की बात है, कि कुछ पुरातत्वविदों ने ये जो स्थल है हड़प्पा, इसको खोजा, और फिर बाद में पता चला कि एक खंडहर उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहरों में से एक है। जो आज का हड़प्पा है कि सबसे ये पता चला कि सबसे पुराने शहरों में एक है। हड़प्पा की उत्पत्ति को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। देखो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में, पहले इसकी और पहले की कहानी पे चलते हैं। तो कल पहली क्लास में मैंने आपको सिंधु नदी बताया था कि भाई ये कहां पर है। तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है, तो उनके उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उद्भव होता है, और इसी को बेटा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले दरअसल ये जो हड़प्पा है, ये सबसे पहले फाइंडिंग होती है इसकी, तो इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। अब सिंधु तक सीमित ना होने के चलते, ये सिंधु तक सीमित ना होकर एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो कई बार जो है कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो इसका जो फैलाव है, जो विस्तार है, ये सिंधु वाले क्षेत्र में, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता कह देते हैं। बेटा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के भी अगर बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 20वीं सदी के द्वितीय दशक में एक गुमनाम सभ्यता थी। मतलब 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक इसका कोई अता पता सच नहीं था, गुमनाम था। वेरी फर्स्ट टाइम बात आती है, एक चार्ल्स मेसन होते हैं, ये 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित एक विशाल टीला होता है, तो उसका अन्वेषण करते हैं, और वहां बहुत पुरानी बस्ती के जो बुर्ज हैं और बहुत ऊंची दीवारें देखते हैं।
बुर्ज जो मतलब ऊंचाईदार जो है, मतलब कह सकते हो। अब उसने यह समझा कि यह शहर जो है सिकंदर महान के समय का है। कौन? चार्ल्स मैसन समझ रहे हैं कि सिकंदर के टाइम पीरियड का शहर है। कहानी आगे बढ़ती है और 1856 में कराची से लाहौर तक, जो अभी मैंने बताया कि बेटा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रंटन, तो इन्होंने क्या किया, जो जॉन विलियम ब्रंटन थे, ईंटों के टुकड़ों के साथ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त करी, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कर्निंघम के पास भेजा गया, जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उस समय के जनरल अलेक्जेंडर कर्निंघम थे, तो उनके पास ये भेज दिया गया, किंतु वही सभ्यता के महत्व को अभी भी नहीं पहचान पाते हैं। देखो ये भेज दिया गया, भाई कौन भेज देता है? यहां पर जो विलियम ब्रंटम है, जॉन विलियम ब्रंटन, तो जो टुकड़े पाते हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, उठा करके जो एएसआई के, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल हैं, डायरेक्टर हैं, जो अलेक्जेंडर कर्निंघम, कहते हैं कि देखो जरा इसमें कुछ मिलेगा क्या तुम्हें? तो अभी भी वो इस चीज को नहीं पहचान पा रहे हैं। कहानी होते करते आगे बढ़ती है और 1872 में एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कर्निंघम इस स्थान पर आते हैं और कर्निंघम ने इस स्थान से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं क्या करी? इकट्ठा करी। लेकिन वह इन वस्तुओं का काल निर्धारित नहीं कर पाए कि ये कब की हैं, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। उन्होंने सामान्य तौर पर यह माना कि ये वस्तुएं संभवतः जो है भारत से बाहर की हैं, ये भारत की नहीं है, और इसीलिए उसने गांव के लोगों के इस मत, जो ये उनका मानना था, तो इस मत से सहमति प्रकट की कि ये शहर लगभग जो है 1000 वर्ष पुराना है। अभी यही कहानी है। इसके बाद और आगे कहानी बढ़ती है और आगे आता है 1921 का टाइम। पहले 1912 में अभी एक घटना होती है। तो 1912 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल आते हैं। भाई अब कर्निंघम के बाद मार्शल आएंगे, तो उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में पुरातत्व जो है, पुरातत्वविद होते हैं एक, जिनका नाम होता है दयाराम साहनी। तो इन्होंने पंजाब जो है, आज पहले भाई भारत, तो जैसे भारत का जो है 1947 में भाई विभाजन होता है, तो ये जो आज का पाकिस्तान है भारत में ही था, तो वही वाला आज जो हमारा पंजाब है और इनका जो पश्चिमी पंजाब है एक साथ था। तो पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, पाकिस्तान में आज भी ये जो पंजाब है पश्चिम पंजाब, तो साहिवाल जिला है। तो साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया गया कि रावी नदी है साहिवाल जिले में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और रावी नदी के बाएं टीले पे जो है हड़प्पा का, बाएं साइड पे हड़प्पा का टीला मिलता है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में, तो एक पहले यहां क्वेश्चन बन जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो सबसे पहले रावी के। अब जितनी सभ्यताएं देखोगे भारत की, दुनिया भर की, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के पास होंगी। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई लोगों को जो सबसे जरूरी नीड है भोजन और पानी, तो भोजन अगर इधर उधर से जो है आखेट वाखेट करके इकट्ठा करेंगे, तो वो पानी के लिए कहां जाएंगे? उनके पास जो है भरने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो नदी नाले के पास जो है, झरनों के पास रहना पसंद करेंगे। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, 1922 की बात है, आरडी बनर्जी, जिनको राखालदास बनर्जी कहा गया, तो इन्होंने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है, तो वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना, तो उसमें सिंधु नदी के दाहिने तट पर, अगेन ध्यान रखना, रावी के जो हड़प्पा है बाएं तट पर है, और यहां पर सिंधु नदी, जो सिंधु है, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित एक स्थान मिलता है मोहनजोदाड़ो। एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, तो उसका टीला खोज निकालते हैं। कौन? आरडी बनर्जी। भाई हड़प्पा को कौन खोजते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, बेशक सीटेट पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूछा नहीं जा सकता, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि भाई हड़प्पा की खोज कौन कर रहा है, और जो है मोहनजोदड़ो की खोज कौन कर रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज कौन कर रहा है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो
कौन भाई? आर.डी. बनर्जी। हड़प्पा 1921 और मोहनजोदड़ो 1922। आगे और कहानी बढ़ती है और 1924 ईस्वी में मार्शल ने हड़प्पा के विषय में एक रिपोर्ट बनाई और उन्होंने बताया कि ये जो सभ्यता है ये लगभग बहुत प्राचीन है, जितनी कि मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग जो है करीब 5000 साल वर्ष पुरानी है। इसी तरह भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता है, मार्शल साहब कह रहे हैं उतनी ही पुरानी है, ये कोई नई सभ्यता नहीं है। ये रिपोर्ट में कह रहे हैं मार्शल साहब। तो मार्शल के द्वारा ये जो प्रतिपादित रिपोर्ट है हड़प्पा के कालक्रम को जो है एक रेडियो डेटिंग होता है। ये किसी भी वस्तुओं का जो आयु है जानने का एक मेथडोलॉजी है, एक विधि है। इससे काल निर्धारित होता है। तो काल निर्धारण के तरीकों से रेडियो कार्बन जो C14 होता है, तो ये एक नया मेथड है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया और हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो C14 से, यानी जो C14 है कार्बन डेटिंग के माध्यम से 2500 BC से 1750 BC माना गया। ये कार्बन डेटिंग के माध्यम से निर्धारित किया गया। तो ये सभ्यता 400-500 वर्ष तक लगभग एग्जिस्ट करती रही, 400-500 सालों तक थी। 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक ये अपने एक मैच्योर फेज में थी, ये परिपक्व अवस्था में थी कि इसकी जो परिपक्व अवस्था रही होगी वो 2200 से जो है 2000 BC के आसपास की बात है, BC की बात है। तो कुछ नए शोध भी आए। उन शोधों के हिसाब से सभ्यता का जो काल निर्धारण है करीब करीब माना जाता है कि 8000 साल पुरानी। क्यों? क्योंकि देखो 2000 साल तो यही हो गए और भाई 2000 ये, तो उस हिसाब से 4000। लेकिन कुछ जो नवीन रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कहा गया कि यह सभ्यता उससे भी पुरानी है, करीब 8000 साल पुरानी है। कुछ पुराविदों का मानना है, उनका विचार है कि सैंधो सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो पूर्व विकसित होने वाली जो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है। अब इसमें हालांकि बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में। इससे पहले कि आप ये समझो ये ग्रामीण कल्चर था, तो ताम्र पाषाणिक जो कल्चर है, पूर्व विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति जैसे कि कुल्ली, क्वेटा, सोथी, नाल, आमिरी, कोडदीजी ये थी, तो इससे जो है ना इसके बाद की है। तो इसका ये क्या है कि इसकी उत्पत्ति को लेकर के ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा और सुनो कालक्रम को लेकर के कि देखो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी आप कह देते हो, तो हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व भी जो है परिपक्व होती जाती है। इसका जो परिपक्वता का जो फेज है करीब 2200 के आसपास। अब देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता से अर्ध यायावर कृषक समुदायों के एक लंबे समय से चले आ रहे एक विकास के चरमोत्कर्ष का पता चलता है। साथ में टेक्नोलॉजी और वैचारिक एकीकरण की प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है। और यही वजह है कि विद्वानों ने हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा की संस्कृतियों के अलग अलग काल निर्धारण को लेकर के उन्होंने क्या किया है कि बात करी है। अब इससे ज्यादा इसमें हम डिटेल मतलब इस बारे में इसमें डिस्कशन करने को जो है, जैसे कि अगर बात करें तो बहुत ज्यादा है, पर इससे ज्यादा हम डिस्कशन नहीं इसमें करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि भाई कैसे चीजें हो रही हैं, कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है सारी चीज। तो ये आपने देखा कि भाई हड़प्पा का जो है कैसे ये सारी चीजें आती हैं। अब इन नगरों की अब देखोगे कि विशेषता क्या है। ये जो यहां पर आप नगर देखो जरा, ये आपको देख पा रहे होंगे कि भाई इसमें से कुछ नगर हैं जैसे कि भाई गंवेरी वाला, शानूदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, सोतकाको, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। जितने भी आप ये नगर देख पा रहे हैं, इन नगरों के बारे में हम डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे। डिटेल से चर्चा होगी इन नगरों के बारे में
लेकिन सबसे जरूरी बात है कि भाई इन नगरों की विशेषता क्या है, कि भाई कुछ तो विशेषता होगी। लेकिन उससे भी पहले आपको जानना जरूरी है कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, कि यह सिंधु सभ्यता है तो इसका भौगोलिक विस्तार कैसा है, तभी तो आप जान पाएंगे ना। तो हम इन नगरों से पहले इसके, हालांकि आपकी इसमें एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम देखेंगे इसके भौगोलिक विस्तार को थोड़ा सा समझने का क्या करेंगे भाई, प्रयास करेंगे। चलो देखो, ये जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है, जो आज का पाकिस्तान है, भारत है, अफगानिस्तान है, इन तीनों जगह देखने को मिलता है। भाई ये आप एरिया देखो, ये पूरा जो है इंडिया वाला है, ठीक है। इसमें ये आपका पाकिस्तान वाला है और यहां पर भी कुछ आएंगे तो ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो आज का जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत यानी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, रहमान ढेरी, आमरी और जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान है वहां पर। इसके साथ साथ जो है एक दो स्थान और महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है, तो आप ये देख पा रहे होगे जो है ये मोहनजोदड़ो है, और इसमें जो मैंने बताया इसमें तो नहीं मेंशन है, मात्र मोहनजोदड़ो है, ठीक है। इसके बाद इसमें से नहीं है, हड़प्पा भी इसमें, हालांकि आपके मैप में जो 6 की एनसीईआरटी है उसमें मेंशन नहीं किया है उसने। अब भारत के महत्वपूर्ण स्थल हैं कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात और उत्तरी जो है राजस्थान। अच्छा, इन प्रांतों में है जो स्थल हैं, इन प्रांतों की बात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, और अफगानिस्तान में एक मुंडी गांव और सोर्तुघोई है, यह भी प्रमुख क्षेत्र हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका जो क्षेत्र है मेसोपोटामिया और मिस्र की जो उस समय की समसामयिक सभ्यताओं से भी ज्यादा विस्तृत माना जाता है, इतना ज्यादा यह जो है फैला हुआ था। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, जो पश्चिमी क्षेत्र जो है सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, और पूर्वी क्षेत्र जो है आलमगीरपुर, और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश में ये जो आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, और उत्तरी क्षेत्र भाई मांडा, इसका विस्तार की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, मैंने गलती से शायद जो है पहले 13,000 स्क्वायर किलोमीटर कह दिया था, तो सॉरी, 13 लाख है, ध्यान रखिएगा, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल जो सुतकांगेडोर से पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर तक की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है, और उत्तर में जो स्थित रहमान ढेरी है और दक्षिण में जो भगत राव है उसकी दूरी करीब 1400 किलोमीटर के आसपास है। जबकि साउथ में जो दक्षिणी पुरास्थल है, सबसे दक्षिणतम, ये कई बार पूछा गया है, महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है, और ये दैमाबाद के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन भी है और ताम्रकालीन स्थल है। जैसे ऐसे समझो कि भाई इसका अगर विस्तार की बात करें तो सबसे ये पूरब हो गया, तो पूरब में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे पूर्वी जो पूरा स्थल है वो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर जो है भाई, ये कहां आता है? आलमगीरपुर ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, मेरठ जिले में। वहीं आप इधर देखो, जो आपका सबसे ये भाई ये पूर्वी है तो ये पश्चिमी है। तो पश्चिमी क्या है? पश्चिमी जो है आपका ये सुतकांगेडोर अफगानिस्तान में पड़ता है। तो कहां? सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये पश्चिमी स्थल है। इसी तरह पूर्वी स्थल आप आ जाओगे जम्मू में तो मांडा है, सॉरी पूर्वी कह रहे हैं, उत्तरी। और दक्षिण में आ जाओगे तो दक्षिण में आपका महाराष्ट्र में क्या है बेटा? दायमाबाद है, दायमाबाद है। हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है ना वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो है त्रिभुजाकार है, ये भी ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है, तो ये भी देख लिया आपने।
एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसके काल निर्धारण को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं, पर हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूं कि हमें कुछ चीजों को भी ध्यान रखना है। तो सिंधु सभ्यता के तिथि को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक मैं आपको रेफरेंस देता हूं कि एक जॉन मॉर्सल है, कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व के आसपास है। एक विद्वान है भाई अर्नेस्ट मैके, और अर्नेस्ट मैके कहते हैं 2850 से 2500 के आसपास है। एक एमएस वत्स है, ये मधु स्वरूप वत्स कहते हैं ये टाइम 3500 से 2700 बीसी के आसपास। मॉर्टिमर व्हीलर है, ये 2500 से 1500 बीसी के आसपास मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की जो कुछ प्रमुख जो है क्या है, यहां देखो जरा कि विशेषताएं क्या हैं, कि भाई ये जो नगर हैं इनकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता भाई आती है नगर नियोजन की। नगर नियोजन ये सबसे पहली विशेषता है। मतलब क्या है इसका, कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय क्रांति थी। यद्यपि ये आद्य औद्योगिक काल में घटित होती है, और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसका हमें जो आइडिया है हमें पुरातात्विक अवशेषों से, अनुसंधानों से पता चलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि भाई पर्यावरण के अनुकूल एक जबरदस्त नगर नियोजन और उन्नत जल प्रणाली थी, उन्नत जल निकास प्रणाली थी, गजब की। यहां जो सड़कें थी ना हड़प्पा में बेटा, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे देखो जो सड़कें थी ना एक दूसरे को, भाई नगर नियोजन ऐसा था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर, यहां पर होगा भी, अच्छा ये स्नानागार वगैरह है, चलो अभी सड़कों पे बात करेंगे। तो एक दूसरे को भाई जो है ऐसे थी कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर, कुछ को छोड़ दिया जाए अभी बताऊंगा, सभी नगर जो है दो भागों में विभक्त थे। पहला भाग दुर्गीकृत नगर था, और दूसरा जो है यह नगर आवास क्षेत्र था, जहां हो सकता है कि आम लोग रहते रहे होंगे। इसमें बात करेंगे हम अभी, आपकी एनसीईआरटी में डिटेल चीजें मेंशन है, बहुत बढ़िया से चीजें दी गई हैं। तो इन नगरों की विशेषता है कि नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। मतलब ज्यादातर सामान्य दशाओं में 2 भागों में यहां के नगर जो है विभाजित हैं, पर इसका एक एक्सेप्शन भी है। जो पश्चिमी भाग बेटा छोटा होता था, लेकिन यह ऊंचाई पर बना होता था, और जो पूर्वी भाग था यह बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। जरा ऐसे समझो कि मान लो कि भाई ये हड़प्पा का एक नगर है, ठीक है। तो पश्चिमी क्या है भाग, ये भाई छोटा है। पूर्वी भाग जो है, कलर देखो दूसरा, ये पूर्वी भाग है, ये क्या है, ये बड़ा है। अब यहां सिंपल सा दिमाग लगाने वाली बात यह है, मैं आप ही से पूछता हूं कि ये जो है इसमें सामान्यतया देखोगे कि ये भाग क्या है, छोटा है, और ये ऊंचाई पर है। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा जो है, इसे ऊंचाई पे बनाना है ना अपने को अभी, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये ऊंचाई पर रख के इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका जो भाग है, जो पश्चिमी भाग है, ये क्या है भाई, ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है। और ये निचला शहर है, निचला शहर है। यहां हो सकता है, यह कहा जाता है कि भाई यहां की लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि यहां शासक वर्ग हो सकता है रहता रहा। कौन रह रहा है, हो सकता है यहां पर शासक वर्ग रहता रहा, और ये छोटा भी है। तो भाई शासक वर्ग या जो है समाज का जो मोस्ट इमिनेंट वर्ग है वो संख्या में बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसी वजह से वो शासक वर्ग है। उनके पास हो सकता है कि वो शासक वर्ग ना इकोनॉमिकली बहुत साउंड रहे हो, या प्रीस्ट रहे हो,
या उस पूरी सोसाइटी को जो रन करते रहे हो, या कोई भी हो सकता है। तो जो पश्चिमी वाला छोटा भाग है ऊंचाई पर है और जो पूर्वी वाला बड़ा भाग है निचले इलाके पर है। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद कहते हैं ये नगर दुर्ग था और निचले हिस्से को इन्होंने नगर कहा। अब ये दोनों हिस्सों में फेंसिंग थी बेटा, 4 दीवारियां थी, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। तो हो सकता है, अब 4 दीवारियां क्यों बनाएंगे आप? अपने खेत में फेंसिंग क्यों करेंगे? जब आपको जानवरों से डर होगा भाई, तभी तो खेत में फेंसिंग करते हो ना। अगर कोई बच्चा कृषक परिदृश्य से आता होगा, उसकी पृष्ठभूमि होगी तो उसको पता होगा। या फिर चलो जो शहर क्षेत्र में आते हैं तो जिनके प्लॉट वगैरह होंगे तो वो फेंसिंग करवा देते हैं। क्यों? तो यहां पर अगर दोनों नगर में नगर दुर्ग है जो, और जो निचला शहर है, निचला नगर है, जो 4 दीवारियां हैं, फेंसिंग है, तो यह कहा जा सकता है कि हो सकता है जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं और जो ये फेंसिंग है ये ईंटों की दीवारें थीं और ये बहुत पकी हुई थी, शानदार थी। हजारों साल बाद तक ये जो है दीवार लगभग वैसी खड़ी थी। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई बेटा करते थे और इसमें जो है दीवारें और भी खूबसूरत और मजबूत रहीं। तो हो सकता है कि ये फेंसिंग कर रहे थे तो इनको किसी बाह्य आक्रमण से डर रहा हो। अब ऐसे हिस्ट्री पढ़ना है, जोड़ना है कि ऐसे नहीं कि जो है जो किताब में लिखा है तो बस जो है लकीर के फकीर नहीं। तो भाई अगर मान लो कि यहां फेंसिंग है, यहां पर फेंसिंग है, यहां पर फेंसिंग है, तो क्यों आप कोई तो डर से आप फेंसिंग करवाए होंगे। आप अपने घर में दरवाजा क्यों लगा रहे हो? कोई चीज का तो डर होगा। तो हो सकता है कि इनको बाह्य आक्रमण से हो सकता है डर रहा हो, पॉसिबिलिटी है। अब कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के जो नगर दुर्ग थे तो कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाए गए थे कि भाई जो नगर है तो इसमें कुछ खास इमारतें, तो खास इमारत में कौन रहेगा? प्रीस्ट रहेगा या शासक रहेगा। भाई आप सोचो कि लखनऊ में सबसे आलीशान बंगला किसका होगा? जिसके पास जो है संपत्ति को होल्ड करता होगा या मुख्यमंत्री जी होंगे। पूरा प्रोटोकॉल होता है ना। सबके तो जो है रामललवा और कृष्णा के पास तो ऐसा व्यवस्था नहीं है ना। तो भाई अगर आप खुद सोचो कि जो नगर दुर्ग है और उस दुर्ग में कुछ खास इमारतें हैं, खास करके जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक इमारत है और वहां पर जो है खास तालाब भी है, और जो ये पुरातत्वविद है ये कहते हैं कि ये जो खास है ये महान स्नानागार है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वहीं का है, ये स्नानागार। इस पर नजर डालिए जरा, इस स्नानागार में, कि इसमें पानी कुआं से भरा जा रहा है। इस पे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं दोनों तरफ से, और ये पर्टिकुलरली यहां पर एक खास प्रतिष्ठान में हो सकता है ये खोला जाता रहा हो। हमेशा के लिए नहीं कि जाओ जो है ना स्विमिंग पूल बना है मोहनजोदड़ो में तो पूरे निचले नगर के लोग आते रहे हो और दुर्ग के लोग आते रहे हो और इसमें स्विमिंग खूब मस्ती करते रहे हो, ठीक है। और उधर से किनारे किनारे रामललवा कृष्णा आ रहे थे, ठीक है ना, और कल्लीदाई आ रही थी। तो उनने क्या किया कि अपनी भैंस हाँकते हुए और इसी स्नानागार में डबरा दिया। ये समझ रहे हो ना, ये डबराना मतलब ये जो है। तो ऐसा नहीं था। तो कैसा था भाई कि अगर कल्लीबाई या कल्ली देवी और रामललवा अपनी भैंस नहीं डबरा सकता है, अर्थात निचला शहर का आदमी या फिर जो है सब नहीं जा सकते हैं, तो हो सकता है कि ये बहुत स्पेशल है तो इसमें खास लोगों को तरजीह दी जाती रही होगी। पॉसिबल है, महान स्नानागार है। इस तालाब को भाई बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, और इसका पानी ना निकले, पानी रिसाव ना हो, तो प्लास्टर के ऊपर जो चारकोल है उसकी परत चढ़ा दी गई कि लीक ना करे। और इसमें दो तरफ से भाई उतरने की सीढ़ियां आप देख रहे होंगे कि एक जो है एक इस तरफ से सीढ़ियां हैं और एक इस तरफ से, दो तरफ से ये है सीढ़ियां, सॉरी ये है सीढ़ियां और ये है सीढ़ियां। ये तो इसकी जो है बाउंड्री है, दो तरफ से यहां पर सीढ़ियां हैं उतरने को। तो आप बताओ, दो तरफ से एकदम पूरी बढ़िया व्यवस्था है। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। मतलब क्या है कि प्राइवेसी का ध्यान दिया जा रहा है कि नहाने आ रहे हो तो आप क्या करो
कि भाई आओ कमरों से और नहाओ और सीधा कमरों में चले जाओ। प्राइवेसी का ध्यान दिया जा रहा है, निजता का ध्यान दिया जा रहा है। चलो एक और उदाहरण, अभी जो है अभी अभी कुंभ समाप्त हुआ है और आपने देखा होगा कि इस दौरान सामान्य लोगों को जो है, जब चेंजिंग रूम तो अच्छा बहुत बनाए गए थे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जो है प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई। तो महिलाओं का, औरतों का बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया और टेलीग्राम में उनको बेच रहे थे। उनके न्यूड वीडियो बनाए और टेलीग्राम में बेचे जा रहे थे। पर आप खुद सोचो कि जो मोस्ट इमिनेंट लोग थे, कलेक्टर साहब की बीबी है, मंत्री साहब की बीबी है, बेटी है, बेटवा है, क्या किसी की हस्ती थी? उनके लिए स्पेशल चेंजिंग रूम थे साहब, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था थी। तो यहां पर जो ये रूमवा बने हैं कि आओ सीधा रूमवा, सीधे अंदर आओ राजा और तालाब में डूबो और निकल जाओ राजा, यही तो है ना। तो सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। अब भाई ये पानी कहां से आ रहा है? भाई समरसिबल तो है नहीं है कि पानी समरसिबल लगाओ और पानी चढ़ाओ, ऐसा तो है नहीं। तो ये पानी कुएं से निकाला जाता था और जब नहा वहा के बाद इसको खाली कर दिया जाता था, मेन होल भी था। तो पुरातत्वविदों ने कहा कि ये भाई कुछ विशेष अवसरों पर और यहां विशिष्ट लोग स्नान करते रहे होंगे। कौन कह रहे हैं? पुरातत्वविद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ऐसी अवस्थाएं हैं। आज जिस दिन हिस्ट्री या इतिहास ऐसा पढ़ना सीख जाओगे तो फिर भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता, भूलने का कोई भाई चांस ही नहीं बनता। और ये आपकी वर्ड टू वर्ड चीजें जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, वर्ड टू वर्ड। साथ में कालीबंगा और लोथल जैसे जो नगर हैं, जैसे आप देखोगे, वापस से हम आते हैं, जो कालीबंगा और लोथल है, ये देखो कालीबंगा और ये है लोथल, ये आपका, ये गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान वाले। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में बेटा अग्निकुंड मिले हैं। तो यहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, कयास की हो सकता है यहां लोग जो है यज्ञ किए जाते रहे होंगे, यज्ञ करते रहे होंगे। साथ में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह जिसको आप रिस्टोर करते थे, क्या करते थे? जिसको आप बड़े बड़े जो है रिस्टोर करते थे, चीजों को रखते थे। तो यहां से ये चीजें भी क्या हुई हैं बेटा? प्राप्त हुई हैं। अब आपसे ही मैं एक चीज पूछता हूं, आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये बड़े बड़े जो है भंडार गृह हैं, तो आप ही बताओ कि यहां पर लोगों के पास सरप्लस में चीजें रही होंगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। भाई चीजें जो है सरप्लस में रही होंगी तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर चीजें सरप्लस में नहीं होती तो ये कैसे पॉसिबल था? मतलब यहां की इकोनॉमी बहुत शानदार रही होगी, तभी तो पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमी अच्छी रही होगी। अब जैसे मैंने बताया कि और अगर डीप जाते हम, तो मोहनजोदड़ो का जो बड़ा स्नानागार है, विशाल स्नानागार, सैंधो सभ्यता के बहुत आश्चर्यजनक निर्माण है। जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्नानागार आश्चर्यजनक है और अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार मतलब अन्न रिजर्व रखा जाता था। सिंधु सभ्यता के घरों में आमतौर पर आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुआं, इसके अवशेष मिले हैं। तो जरा देखो कि कितना वेल प्लान्ड तरीके से बनाए गए हैं भाई घर, कि घर में क्या है? रूम है, ठीक है, आंगन है, प्रॉपर जो है वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, रसोई है, किचन है, और साथ में कुआं भी है कि बाहर पानी लेने ना जाना पड़े। आज नहीं है, अब 2021 में सबके पास पानी की प्रॉपर व्यवस्था, लेकिन उस समय है लोगों के पास। इन घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुल रहे हैं, ये गलियों में खुलते थे। जरा देखो, इंटरेस्टिंग बात है कि ये घर है, मान लो कि कोई घर है और मुख्य सड़क इधर है और गली इधर है, तो मुख्य सड़क पर नहीं खुलेंगे, यहां पर इसका दरवाजा नहीं खुलेगा, इसका
इसका दरवाजा मान लो ये मुख्य सड़क है और ये गली है, तो यहां दरवाजा नहीं इसका खुल सकता, इसका दरवाजा इधर ही खुलेगा या इधर खुल सकता है या इधर खुल सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगेन ये प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हां, इसका अपवाद भी है लोथल। मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिनमें से 4, 2, 1 की लंबाई चौड़ाई मोटाई होती थी। 4, 2, 1 की ये लंबाई चौड़ाई और ये मोटाई हो गई, मोटाई होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थानों पर अनेक बस्तियों में सुनियोजित आवास समूहों और सुनियोजित सड़कें और नालियों का एक महत्वपूर्ण जो है ना, एक जाल मिलता है। कहा जाता है कि ये जो नगर हैं अचानक से नहीं बन गए होंगे, ये पूर्व स्थित गांव में स्वाभाविक तौर से हो सकता है विकसित नहीं हुए हों, लेकिन हां, उनका विकास धीरे धीरे सने सने हुआ होगा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि रहने के लिए जो घर हैं उनका जो है विशेष स्थान निर्धारण और निर्माण संबंधी जो फैसले नगर पर शासन करने वाली एक जो है बड़ी या उच्चतर संस्था के द्वारा लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि आप ही बताओ कि हर एक शहर में जो अगर कोई नया शहर बच रहा है तो प्लान्ड सिटी बस बनता है, लेकिन जो अनप्लान्ड सिटी है देखो वहां कितनी अव्यवस्थाएं हैं। तो जब प्लान्ड सिटी है तो उसकी एक प्रॉपर अथॉरिटी है, नगर निगम होता है। आप घर अपने मन के हिसाब से नहीं बना सकते हो, प्रॉपर व्यवस्था है, खाका है, उससे बनाओगे। तो यहां पर ऐसे ही खाका है। भवन निर्माण परंपरा में कुछ नवीन टेक्नोलॉजी टाइप चीजें देखी जा रही हैं। बड़े खंभेदार हॉल हैं, चौबारा है, दलान है, मोटी दीवारों वाले जो है 2 मंजिला ढांचे परिपक्व अवस्था में है, 2 मंजिला डबल स्टोरी है। यह उसकी विशेषता है हड़प्पा काल की। धौलावीरा गुजरात में हमें निर्माण सामग्री की नवीनता के तौर पे पत्थर और बहुत बड़ी बड़ी जो है व्यापक तौर पे जो है व्यापक उपयोग होने वाली जो है चीजें दिखाई दे रही हैं। सिंधु सभ्यता जो है इसकी अद्वितीय विशेषता यह है कि यहां की व्यापक जल निकास प्रणाली है भाई, ये इसकी अद्वितीय व्यवस्था है, इसका यूनिक है। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सफाई की व्यवस्था बहुत हाई क्वालिटी की है, उच्च क्वालिटी की है। प्रमुख सड़क और गलियों के बीच 1 से 2 फीट की गहरी ईंटों और पत्थरों की जो है ढकी नालियां हुआ करती थी। ऐसे नहीं कि नालियां खुली हों, मुख्य नाले से जुड़ती थी ये। और सुमेर के निवासी अपने घरों में आंगन में मिट्टी की ऊर्ध्वाधर नालियां बनाते थे और उसमें जल निकास जो है जल निकास द्वार नहीं थे। तो इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब हम आगे कंपेयर करेंगे कि दूसरी सभ्यताओं से, तो हम देखेंगे कि हमारी सभ्यता उनकी अपेक्षा कितनी डेवलप्ड थी। जो निचला शहर आपने देखा, ये जो मैं अभी बताया था, जो पूरब वाला है बड़ा हिस्सा है, तो निचले शहर में सड़क और गलियां एक योजना के अनुसार मुख्य मार्ग से उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती हैं? काटती हैं। नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में जो है ये डिवाइड करती हैं, बांटती हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क, जो मोहनजोदड़ो की बड़ी सड़क है, मुख्य सड़क, करीब बेटा 9.5 मीटर के आसपास की चौड़ी है। इतनी चौड़ी है 9.5 मीटर, आप देखो। और पुरातत्वविदों ने इसी को राजपथ कह दिया। फिर बाकी की जो अन्य सड़कें हैं वो करीब जो है आपको 3 मीटर के आसपास, 3.5 मीटर के आसपास चली जाती हैं। गलियां करीब करीब जो है 1 मीटर के आसपास की चौड़ी थी, मतलब 1.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर गलियां थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन बस्तियों की नगर योजना में कुछ सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज में क्या है कि यह शहर प्रॉपर 2 भागों में विभाजित है। शहरों के पश्चिम वाला जो किला है, जो कि मैंने आपको बताया, और पूर्वी वाला हिस्सा जो है एक निचला शहर है। जो ये जो है दुर्ग है, जो किला है, ये ऊंचे चबूतरे पर कच्ची ईंटों के द्वारा बनाया जाता था। और ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग में बड़े बड़े भवन होते थे। संभवतः हो सकता है कि जैसे मैंने बताया ये पृष्ठ वर्ग रहा हो,
प्रशासनिक रहा हो या धार्मिक केंद्र के तौर पे कार्य करते थे। निचले शहर में रिहायशी इलाका था, सामान्य लोग हैं, आप जैसे हम जैसे लोग हैं, सामान्य लोग हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में किलों के चारों ओर ईंटों की दीवारें होती थी। कालीबंगन में दुर्ग और निचले शहर दोनों के जो है चारों तरफ दीवारें थी। निचले शहर में सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और जो है एक दूसरे को समकोण पर जो है बनाती थी। नगर नियोजन और नगर में शासन करने वाली जो है उच्चतर संस्था की जो है विद्यमानता के अलावा व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट जैसे जो पुरातत्ववेदों का यह मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो संरचना है भाई, जो बनावट है वो बहुत असाधारण है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अलग है। तो आगे देखो, तो आपने जो है इसके बारे में देखा कि इसकी भवन कैसे हैं, इसके एक मिनट नालियां कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं। यहां पर जरा देखो हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कैसी की जा रही है, इस पे आप देखो। वही मैंने बताया यहां पर आपको डिटेल में कि ये कैसे जो है यहां पे भवन बनाए गए, कैसे यहां पर जो है भवनों के साथ सड़कों का निर्माण हुआ, यहां नालियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये जो है चीजें एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्टेड हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगन में कच्ची ईंटें बेटा लगाई गई हैं, प्रयोग की गई हैं, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहां से। कोट दीजी और आमरी जो जैसी बस्तियां हैं, यहां पर किलेबंदी नहीं थी, हर जगह किलेबंदी है, पर कोट दीजी गुजरात में पड़ता है और आमरी यहां पर जो है फेंसिंग नहीं, किलेबंदी नहीं है। लोथल की बस्ती आयताकार थी जिसका कोई आंतरिक विभाजन नहीं था लोथल में, और यह बस्ती चारों तरफ से ईंट की दीवार से जो है फेंस करी गई थी, फेंसिंग करी गई थी। दुर्ग और निचले शहर में यहां पर विभाजन नहीं है, लोथल में एक ही है। कच्छ में सुरकोटदा नामक जो है बस्ती में 2 बराबर हिस्सों में बटी हुई थी और यहां के निर्माण में मूलतः कच्ची मिट्टी और ईंटों और जो है मिट्टी के जो ढेले होते थे उनका निर्माण किया गया था। एक इंटरेस्टिंग बात और बताने वाला हूं कि जो है निचले शहर के मकानों के आकार प्रकार में बहुत डाइवर्सिटी थी, विविधता देखने को मिलती थी। एक कोठरी वाले मकानों से लेकर के आंगन और 12 कमरों तक के मकान यहां मिले हैं। तो यहां पर यह है कि कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी जैसे कि कैपिटलिज्म में होती है कि जिसके पास जितना पूंजी उस हिसाब से अपने लेवलाइज से जो है लाइफ जो है जीता है, वो उस तरह से अपनी लग्जरी चीजों को आगे बढ़ाता है। बड़े मकानों में कुएं थे, शौचालय थे, गुसलखाने थे। कुछ मकान जो है 2 मंजिला, कुछ तो 3 मंजिला भी थे। और ये निश्चित तौर से ये कह सकते हो कि लोग अमीर गरीब में विभाजित थे। क्यों? क्योंकि कुछ के पास एक ही कमरा है, कुछ के पास क्या है कई कमरे हैं, 10 कमरे 12 कमरे भी हैं। किसी के मकान में गुसलखाना शौचालय की व्यवस्था है, कुआं है, किसी में नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमीर गरीब है नहीं, सभी के पास बराबर होता। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था होती कि जैसे कि सब में समानता वाली, तो फिर सबके बराबर होता, पर ऐसा नहीं है। इससे पता चलता है अमीर गरीब रहे होंगे। इन मकानों का नक्शा जो है लगभग एक जैसा था। सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं खुलती थी, इसका मतलब साफ साफ है प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं। कालीबंगा में बेटा जो ईंटें मिली हैं वो अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। ये वहां की कुछ खास बातें हैं, तो ये भी आपने देख लिया। आगे देखो जरा, नगरीय जीवन। अब आप ही से पूछ रहे हैं कि नगरीय जीवन कैसा रहा होगा। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि आज आप अंदाजा लगाओ कि नगरीय जीवन कैसा होगा, तो आप क्या बताओगे, आप कैसे रह रहे हो? तो हड़प्पा के नगरों में भाई नगर है, भीड़ भाड़ रहती रही होगी, तो हलचल रहती रही होगी। यहां पर ऐसे लोग रहते रहे होंगे जो नगर की इमारतों को भाई एक्सपर्ट रहे होंगे ना, तभी तो एक योजनाबद्ध चीजों को बना रहे हैं। हो सकता है यहां के शासक थे, संभवतः पॉसिबिलिटी है। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज करके दूर दूर से जो शासक हैं या भाई व्यापारी हैं
कुछ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। तो यहां के लोगों को, क्योंकि शहर है तो व्यापार है, ध्यान रखना, अभी मैं व्यापार में डिस्कशन करूंगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ी पूरी व्यवस्था ऐसे नहीं बनी होगी बिना व्यापार के। तो हो सकता है कि यहां का जो वर्ग, शासक वर्ग है या व्यापारी वर्ग है, लोगों को दूर दूर भेज करके जो है व्यापार, बहुमूल्य जो पत्थर हैं, धातुएं, उनका व्यापार करता रहा होगा, बहुत उपयोगी जो है चीजें मंगवाता रहा होगा। शायद यही शासक लोग बहुत जो है सोना चांदी, आभूषण और मन के जो है कीमती चीजों को अपने पास रखते रहे होंगे। इससे इनकी जो है हैसियत तय होती रही होगी। इन नगरों में कहा जाता है क्लर्क भी रहे होंगे या होते थे। क्यों? क्योंकि क्लर्क क्या काम है? लिखाई पढ़ाई। तो ये मोहरों पर लिखते भी थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते रहे होंगे, जो कि अभी जो है बहुत चीजें नहीं बच पाई हैं, पॉसिबिलिटी है। तो बिना लिखाई पढ़ाई के इतना बड़ा शहर कैसे डेवलप कर लोगे भाई? नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो कि अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें जो है, ये जो है इंडस्ट्री मान लो, कह लो, ये उद्योग धंधा ये बनाते रहे होंगे, करते रहे होंगे। लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उपयोगी चीजें बेचने जाते थे। ये एक देश से दूसरी जगह भाई जो है ना, सुदूर देशों की किस्से, कहानियां और मिट्टी से जो कई खिलौने भी मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि इनका जो व्यापार काफी कुशल रहा होगा। इनका जो जो कला है, जो शिल्प है, बहुत बेहतर रही होगी। हड़प्पा सभ्यता की आप मोहरे देख लो, सील देख लो, मनके देख लो, उनकी कारीगरी, उनकी जो सुंदरता के नमूने देखने को आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि उनकी प्रस्तर मूर्तिकला और पक्की ईंट की जो लघु मूर्तियां तकनीकी, वो उत्कृष्टता में समकालीन जो उस समय की जो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो कला है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी कला की अभिव्यक्ति के लिए कपड़ों पर आकृतियां बनाई हो। पॉसिबिलिटी है कि कपड़ा खोज लिया गया है और रंग चित्रों का प्रयोग किया हो, और ये बहुत ज्यादा चीज टिकाऊ होता नहीं है, तो इसके कारण ये नष्ट हो गया हो। पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि भाई सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं यहां पर। मोहनजोदड़ो से बने जो है सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, और भाई ये टुकड़ा है तो लाल कुर्ती कहां से आई? लाल कुर्ती अगर भाई सूती कपड़ा नहीं है, कॉटन नहीं है, तो कहां से आई? तो मोहनजोदड़ो से साथ में एक दाढ़ी वाले सिर का एक प्रस्तर की प्रतिमा मिली है, और वो बाएं कंधे से, यहां पर अभी वो उसकी बाबा जी की मूर्ति होगी, आगे मैं दिखाऊंगा, चलो दिखाई देता हूं, फिर वो नीचे आएंगे अभी। हाँ, इनको देखो जरा, ये पत्थर की मूर्ति है और एक कढ़ाईदार, आप देखो ना। तो यहां से सूती कपड़े में एक टुकड़ा मिला है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की एक जो है ये प्रस्तर प्रतिमा में जो है बाएं कंधे से, आप देखो यहां पर, तो जो है बाएं कंधे से क्या हुए हैं, एक आवरण पड़ा है, और ये तिपतिया साल की तरह पैटर्न जो है, सुंदर नक्काशी है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात, लाल कलर में है। वही लाल कलर से साड़ बिचक जाता है। तो कालीबंगन से मिले जो है मिट्टी के बर्तन में एक टुकड़े पर सूती कपड़े की भी छाप मिली है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। साथ ही साथ कि कताई में प्रयोग होने वाली जो तकलियां हैं, अभी वापस से आते हैं यहां पर, यहां पर जरा देखो, तो भाई कताई में प्रयोग होने वाली तकलियों के भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा की बस्तियों में अब तक 2000 से ज्यादा सील मोहरें पाई गई हैं, और ये आमतौर पर चौकोर होती थी। अभी देखो, दिखाऊंगा मैं, ये जो हम मोहरें, ये जो है आमतौर पर क्या है भाई, ये जो है चौकोर हो रही हैं। देखो ये बाट है, हालांकि तो ये मोहरें चौकोर होती थी। सेल खड़ी की बनी होती थी, लेकिन कुछ गोल मोहरें भी हैं, जरूरी नहीं चौकोर, कुछ गोल मोहरें भी पाई गई हैं। और इन मोहरों पर एक जो है छोटा छोटा लेख भी जो है, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, जो कि आगे दिखाऊंगा। तो इनमें जानवर हैं जैसे कि भारतीय हाथी है, गवल है, बिस, ब्राह्मणी सांड है, गैंडा है, बाघ है। ध्यान रखिएगा, है क्या नहीं है? शुअर नहीं है, और गाय नहीं है, घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है।
मानव, अर्धमानव ज्यामिति से संबंधित नमूने और संयुक्त पशु भी देखने को मिलते हैं। मोहरों का व्यापार में जो है निश्चित ही उपयोग होता था, क्योंकि ऐसी अनेक छोटी छोटी मोहरें मिली हैं जिनका लोथल में जो है बंधे बनाए सामानों का उपयोग किया जाता था। संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए भी जो है मोहरों का उपयोग होता होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है गोमेद, फिरोदा, लाल पत्थर, सिलखड़ी जैसे बहुमूल्य जो है अर्धकीमती पत्थरों से बने बहुत सुंदर मनकों का प्रयोग करते थे। सोना, चांदी, मनके ये भी पाए गए। और मनके बनाने के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है यहां पर आप देखोगे कि सिलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। सबसे ज्यादा सिलखड़ी का प्रयोग हुआ है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तिपटिया पैटर्न में बेलनाकार मनकों का संबंध विशेष तौर से बेटा हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि नगर और नए शिल्प के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि नगर और नया शिल्प कैसा है। थोड़ा सा यहां पर आओ जरा, इसके बारे में हमें डिस्कस क्या है करना है। नगरी जीवन तो ऑलरेडी मैं बताया कि भाई नगरी जीवन लगभग कैसा रहा होगा लोगों का। नगरी जीवन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि यहां जो है लोग कैसे रहते रहे होंगे, कि बहुत हलचल रही होगी। यहां पर जो लोग रहते थे वो नगर के खास जो है निर्माता रहे होंगे, और यहां वो शासक वर्ग हो सकता है, व्यापारी वर्ग हो सकता है। ये जो है क्या करते थे, व्यापार वगैरह भी करते थे, तभी इनकी इकोनॉमी इतनी टिकी हुई थी। इसके अलावा ये शिल्पकार हैं भाई, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो कि अपने घरों और अलग अलग जो है उद्योग धंधे तरह तरह की चीजें बनाते थे, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, और वहां पर जो है यात्राओं पे जो है कीमती चीजें बेचते हैं, ले जाते हैं, ये सारा चीज करते हैं। यहां पर जरा आप देखने का प्रयास करो कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और एक कुआं है। यहां पर देखो जरा, इसकी बात हो रही है। ये मोहनजोदड़ो की सड़क है, इस पे एक नाला है और एक कुआं भी है। तो एक कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा सभ्यता की मुहर है, ये देखो इधर साइड है, और इस मुहर के ऊपर के जो के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये आप देखो, ये लिपि है, अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है, जरा देखो, इसी वजह से ये अपठनीय है। तो पूरा पूरा हड़प्पा सभ्यता कैसी थी कह पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, कह पाना बेटा मुश्किल है। तो ये देखो, ये इसकी क्या है, लिपि है। देखो हम हड़प्पा की लिपि को क्या करना सीख गए। तो ये क्या है, लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है, और विद्वानों ने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाए। तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक हम पूरा कुछ सही सही कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है कि दाईं ओर से नीचे पकी मिट्टी के खिलौने, जो कि इसकी बात कर रहा है कि भाई ये पकी मिट्टी के खिलौने हैं। तो ये इसको आप इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं और भी चीजों से। दूसरा, नगर और नए शिल्प, जैसे कि शिल्प के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया आपके साथ कि शिल्प कैसा रहा होगा। देखो बेटा, नगर और नए शिल्प में की अगर बात करें तो हड़प्पा के नगरों से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, तो पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली हैं उनमें ज्यादातर पत्थर के, शंख, तांबे के, सोने के, चांदी के, ये बहुत महंगी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहां से मिली सब ये जो आकर्षक वस्तुएं जो हैं वो मनके, बाट और फलक हैं। जो ये चीजें मिलती हैं ये मनके हैं, बाट है, फलक है। और कहा जाता है कि ये जो हड़प्पाई लोग हैं, हड़प्पा के जो लोग हैं, तो पत्थर की मोहरें बनाते थे, और ये आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत काले रंग से जो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, डिजाइन काले रंग का है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक बात और है यहां पर, ये आप इसको जरा देखो, ये बाट है और बहुत चौकोर है। इसमें एक्यूरेसी का दरअसल ध्यान दिया गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्यूरेसी का।
ये ऐसा नहीं कि कोई पत्थरिया उठाओ तौल दो और छोड़ो। तो पत्थर के बाट को देखो और कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। बाएं में जो मनके हैं, इनमें से कई कार्लिनियन पत्थरों से बनाए गए थे और पत्थरों को काट और तराश करके मनके बनाए जाते थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डाल करके माला बनाई जाए। और मध्य में ये वाला आप देखो, ये मध्य की बात हो रही है कि मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से जो बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। और इसमें जो है कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताया कि इन बाबा जी को देखिए, ये तिपतिया साल ओढ़े और कढ़ाईदार जो है ये देखने को मिलता है। समझे आप ये चीज? तो संभवतः कहा जा रहा है कि करीब 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, क्योंकि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं, तो कपास की खेती होती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान है उसके ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से ये लिपटे हुए थे, चिपके हुए थे। पकी मिट्टी और फेयंस से जो बनी ये जो है फियोंसी, और वो फियांस वाला नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फेयंस वाला है, फेयंस। तो पकी मिट्टी और फेयन से बनी तकलियां सूत कटाई के संकेत भी देती हैं। इनमें ज्यादातर वस्तुओं का निर्माण एक्सपर्ट ने किया होगा, और एक्सपर्ट वही कहलाते हैं जो खास चीज के जो है वो खास प्रशिक्षण लेके आते हैं। चाहे आप देखो कि अगर हमें पढ़ाना ही है तो एक प्रशिक्षण लेके आए। प्रशिक्षण का मतलब प्रॉपर पढ़ा और ये सारी चीजें एग्जाम दी, जो किसी खास चीज को बनाने का एक प्रॉपर या खास चीज काम करने का एक प्रॉपर प्रशिक्षण है। तो यहां पर भी ऐसे कि भाई अगर मन का चमकाना है, कोई पच्चीकारी करना है, पत्थर तराशना है, तो एक्सपर्टीज तो होना बनता है। मूर्ति बनाना है तो भी। अब उसी मूर्ति पे आप देखो कि चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दिखाई गई, जरा देखो कितना मतलब जबरदस्त कलाकारी है। ये हर कोई नहीं बना सकता है, ये कोई पर्टिकुलर जो है एक्सपर्ट ही बनाया होगा, और एक्सपर्ट सब होते नहीं हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही? तो शायद ये कहा जाता है कि कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही एक काम में क्या थे, दक्ष थे। ठीक है, चलो देखें आगे। फेयंस क्या है, ये शब्द आया तो जरा इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया से मेंशन किया है। जो ये फेयंस है, ये देखो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम तौर से तैयार किया जाता है। तो पहली चीज कि ये फेयंस आर्टिफिशियल तौर से बनाया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को मतलब चूरा बना लिया जाता है और उसमें गोंद डाल के मिला लिया जाता है और उससे फिर कोई चीज बनाई जाती है। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत भी लेयर चढ़ा दी जाती है और इस चिकनी परत के जो रंग सामान्यतः ज्यादातर नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। तो फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये फेयंस, तो ये आर्टिफिशियल कृत्रिम तौर से तैयार किया जाता था। आगे भाई कि कच्चे माल की खोज, जरा देखो कि कच्चे माल की खोज का मतलब क्या है। यहां पर देखो भाई, रॉ मटेरियल बात आ जाती है, वहीं इकोनॉमी की। अच्छा, हड़प्पा तो कायदे से टॉपिक 7-8 घंटे का है। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है ना बहुत छोटा नहीं है, 7-8 घंटे का अगर बहुत डिटेल से पढ़ा जाए, ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से या टीजीटी पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 7 से 8 घंटे लगेंगे। लेकिन आपको एनसीईआरटी में जितना है, फिर भी मैंने प्रयास किया है चीजों को कनेक्ट करने की, जोड़ने की। तो कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक तौर से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। अब भाई कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है या फिर जो हमारे किसान है या पशुपालक है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी है या धातुओं के अन्य अलग अयस्क हैं जो कच्चे तौर पर उपयुक्त हैं। तो इनसे फिर कई तरह की जो है चीजें बनाई जाती हैं। अब जैसे किसानों के द्वारा पैदा किया गया कपास, उससे आप जाके कपड़ा बना लोगे, बाद में कताई बुनाई कर लोगे।
तो हड़प्पा में लोगों को कई ऐसी चीजें मिलती हैं कि जिससे पता चलता है कि यहां की इकोनॉमी कच्चे माल पर बेस्ड थी। दूसरा कि भाई तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे कि पदार्थों का ये दूर दूर से आयात करते थे, जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ये आयात भी करते थे, अर्थात ये संकेत व्यापार की तरफ है। मैं वही अगेन बोल रहा हूं कि इसमें पढ़ाने को बताने को बहुत कुछ है कि भाई पहले तो यही है कि यहाँ के लोग, यहाँ के स्थल के बारे में जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं प्रॉपर, इसका स्थल ही 2 घंटे को पढ़ने को, अगर एक एक स्थल पढ़ोगे तो 2 से 2.5 घंटे या इसके स्थल ही पढ़ने में जो है टाइम निकल जाता है। इतना बड़ा जो है, अब आप सोचो ना कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है, तो ऑब्वियस है जो है कि, है ना। थोड़ा सा यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि परिवहन के साधन बताना चाहूंगा और जो विनिमय पद्धति है वो बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि व्यापार से हमको जोड़ना है ना, कनेक्ट करना है। देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई जो मोहरों में जहाजों और नावों को चित्रित किया गया। लोथल में पक्की मिट्टी से बने जहाज का एक नया नमूना पाया गया, जिसमें से जो है मस्तूल के लिए लकड़ी चिन्हित खोल और मस्तूल लगाने के लिए छेद है। बैलगाड़ी यहां पर अंतरदेशी परिवहन का साधन रही होगी और हड़प्पा कालीन बस्तियों से मिट्टी के, क्योंकि बैलगाड़ी के अनेक नमूने मिले हैं, तो हड़प्पा और चन्हू-दड़ो से कांसे की गाड़ियों के भी नमूने मिले हैं, छोटी गाड़ियों के भी कई नमूने मिले हैं, जो कि बहुत कुछ जो है पंजाब के जो आधुनिक इक्के भी जो है, जो इक्के हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो परिवहन के साधनों को लेकर के कि भाई यहां पर जो है पाई गई जो मोहरों में जहाज और नाव का चित्रण है, तो हो सकता है ये उसका प्रयोग करते रहे होंगे। तो अगर नाव और जहाज का प्रयोग कर रहे हैं तो इनका जो व्यापार है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय है। एक होता है अंतःदेशी, एक होता है अंतरदेशी। तो अंतरराष्ट्रीय कह लो आप, सिंपल सा। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। यहां के आर्थिक जीवन की बात करें, जैसे कि यहां पर वही चीज बताने का कच्चे माल की खोज को लेकर के बताया गया है कि भाई नगरी सैंधो सभ्यता के स्वरूप की एक विशेषता है कि ये विशेषता क्या है कि कब नगर बनेगा? तो नगरीकरण विकसित और जटिल एक आर्थिक संगठन का परिचायक है भाई। कृषि, पशुपालन, इसके अतिरिक्त शिल्प, व्यापार, उद्योग, तो हड़प्पा के आर्थिक जीवन के ये प्रमुख बेस हैं, पिलर हैं। सिंधु सभ्यता की उर्वर भूमि उन्नत कृषि के लिए उपयुक्त थी, जिससे नगरी जीवन के लिए खाद्य और शिल्प के तौर पे कच्चा माल सुलभ हो जाता होगा। कि कच्चा माल मिलेगा, अगर जहां पे कच्चा माल है तो फिर जो है रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध है, तो आपको उसको बनाने में बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा, है ना। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप होते रहे होंगे। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु तक सीमित नहीं रहा होगा, यह दूर दूर देशों तक, मेसोपोटामिया, मिस्र, मतलब उस समय की जो सभ्यताएं हैं, मध्य एशिया तक फैला रहा होगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है मेलुहा जो कि सिंध क्षेत्र पे और दिलमुन जो कि बहरीन में है और माकन मकरान तट, तो यह कहा गया कि भाई मेलुहा के लोग यहां के लंगर डालते थे, उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब कि यहां व्यापार होता रहा होगा। सिंधु सभ्यता के कुछ बंदरगाह भी हैं। आप अगर देखोगे ऊपर, जैसे कि मैंने बताया था, जो लोथल था गुजरात में, रंगपुर है, सुतकोटदा है, प्रभास पाटन है, सोमनाथ है, बालाकोट है, सुतकांगेडोर है, सुतका, ये सभी बंदरगाह हैं। यहीं से जो है व्यापार की कनेक्टिविटी रही होगी। अब जैसे कच्चे माल की बात हो रही है, तो कच्चे माल के साथ साथ मैं थोड़ी सी विनिमय पद्धति की बात करूंगा और फिर कच्चे माल पे वापस से आने का प्रयास करूंगा। जरा देखो भाई कि नाप तौल की व्यवस्थाओं में समरूपता थी, मतलब चोरी डकैती बेईमानी नहीं होगी। जरा समझो, अगर आप बेहतर नगर बसाना है तो उसके लिए चाहिए सही से एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन सही से तभी माना जाएगा जब सारी व्यवस्थाएं बढ़िया से हों, एकदम बढ़िया चल रही हो। तौल, यहां पर तौल जो है
मूल्यांकों में द्विचर प्रणाली के अनुसार था, 1 2 4 8 ऐसा सिस्टम था। 64 फिर 150 तक था। फिर ये 16 से गुणा होने वाले दशमलव एक प्रणाली थी कि भाई 16 360 640 1600 3200 तक था। ये चकमकी पत्थर और चूना पत्थर सिलखड़ी से बनाए जाते थे। ये जो मैंने आपको दिखाया था वो जो मापतौल, और ये लगभग जो है घनाकार थे, समझो घनाकार, आयताकार या चौकोर, घनाकार कह सकते हो। इनकी लंबाई जो है ना करीब 37.6 सेंटीमीटर की यानी 1 फुट की इकाई पर आधारित थी, और हाथ की इकाई लगभग जो है 51.8 से 53.6 सेंटीमीटर तक थी। एक चीज और कि मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत के निर्मित एक स्केल मिला है, एक स्केल है, वहां से जो है स्केल देखने को मिलता है। रॉ मटेरियल पे आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हड़प्पाइयों के प्रमुख खाद्यान्न जैसे कि गेहूं और जौ रहे होंगे, जौ थे, रहे होंगे क्या होंगे। गेहूं की दो फसमें थी, दो किस्में थी सॉरी, एक ट्रिटिकम कंपैक्टम बोलते हैं उसको, ट्रिटिकम कंपैक्टम, और एक है दूसरा ट्रिटिकम स्फोरकम। ये किस्में इतना डिटेल में बहुत बता दिया, लेकिन जानने की जरूरत नहीं थी आपको। जौ की भी कुछ किस्में थी भाई, हेक्सा स्टिकम थी एक, और होल्डियर वल्गैर। कृषि कार्य के लिए पत्थर, कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, और इस सभ्यता के लोग लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। संभवतः हल का फाल नहीं मिला, जबकि कुदाल के साक्ष्य जरूर मिले हैं। तो हड़प्पाई लोगों ने गेहूं, जौ, कपास, इनका ज्ञान जो है था इनको, और इनको ज्ञान कहां से मिला होगा, याद करो, नवपाषाण युगीन, उनको कृषि का ज्ञान हो चुका था। और मेहरगढ़ याद करो, 7000 साल पहले की कहानी, 7000 BC के आसपास, तो वहां से इन्होंने सीखा होगा। कृषि उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हो गया था, तभी चीजें बढ़िया से हो पा रही हैं। कृषि कार्यों और व्यापार और परिवहन में वस्तुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल हैं, भेड़ है, बकरी है, हाथी है, भैंस है, गाय है यहां पर, गधा है, सुअर है और कुत्ता है। ऊंट पालने का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है, और गुजरात के निवासी जो है हाथी पालते थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऊंट और घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता। मैंने गलती से गाय बोल दिया था, तो ऊंट का और घोड़े का अंकन आपको मोहरों पे नहीं मिलेगा, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे चीजें बनाई जाती रही होंगी, वो भी थोड़ा सा देख ही लो। जरा यहां पर देखो, तो ये आप देखो समझ गए, थोड़ा सा इस पे हम आते हैं। देखो, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे, क्यों, तांबे की वस्तुएं बना रहे हैं हड़प्पा। आप देखो ना उस क्षेत्र में जहां पर ये है तांबा नहीं है, अब इसलिए आयात करना पड़ेगा इनको। तो कहां से करेंगे, अपने आसपास के क्षेत्र से। तो आसपास का क्षेत्र याद करो, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति इससे पहले की है, और कहां पर भाई, राजस्थान, जो खेतड़ी है तो राजस्थान से करते रहे होंगे। पश्चिम एशिया में ओमान चले जाओ तो वहां पर भी तांबा है, वहां से करते रहे होंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ एक धातु मिलाई जाती है, टिन। अब कांसे की भी वस्तुएं मिली है ना, तो कैसे, तो टिन जो है उसका आयात करते रहे होंगे। अब टिन कहां मिलता है आज के टाइम पीरियड में, ईरान में, अफगानिस्तान में, तो वहां से टिन का आयात करते रहे होंगे। ऐसे ध्यान रखना कि भाई अगर कांसे की चीजें बनाए हैं तो ठीक है, इनने तांबे का आयात किया, टिन का तो तांबे का, तो अगर कांसा बनाना है तो टिन मिलाना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा ना, तो ये टिन का भी आयात करते रहे होंगे। सोने का आयात ये कहां से करेंगे, तो कर्नाटक में सोना मिलता है, तो कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर कहां से भाई, गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से। तो ये जो है इन चीजों का क्या करते थे भाई, आयात करते थे। अब ये क्या है, एक सिंबल है, ये गाड़ी देख रहे हो,
जैसे बच्चे के खिलौना टाइप है। तो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, तो इस चित्र में देखो कि ये जो खिलौना है और दूसरी एक जो है दूसरी तरफ ये मोहर है, ये कुछ संकेत कर रही है। मोहर का प्रयोग क्यों होगा, और ये सिंबॉलिक है, सिंबल। तो वही कह रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो आप जरा, मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी सोसाइटी में किस चीजों की पॉपुलैरिटी होती है। हमारी सोसाइटी में जैसे आजकल मूवीज और वेब सीरीज और ये सब आ रहा है, तो क्या दिखाया जाता है इनमें, जो सोसाइटी में हो रहा होता है। खिलौने क्या बनते हैं, खिलौने आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जो सोसाइटी में एग्जिस्ट ना करता हो वो कोई ऐसा खिलौना बना हो, नहीं, ऑलरेडी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है वही तो बनेगा ना। तो भाई ये जो खिलौने अगर आप देख पा रहे हो तो भाई ये सिंबॉलिक है, तो उस समय की सोसाइटी में ये बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तभी तो बनाए गए, नहीं ऐसे तो बना नहीं दिए जाते, है ना, ऑब्वियसली। तो ये कहा जा रहा है कि लोकल के लिए, जैसे कि मैंने बताया, परिवहन का प्रयोग गाड़ियों का ऐसे जो है किया जाता रहा होगा, और व्यापार के लिए इन जो है मोहरों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। वही बात कही जा रही है दरअसल, समझे। अब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, भाई नगर में रह रहे हैं तो कृषि तो नगर में होती नहीं है, तो ये भोजन कैसे बनेंगे। भाई आप बताओ कि आप शहर में रह रहे हो तो क्या कृषि कर रहे हो, कृषि के लिए जमीन है, नहीं, तो आप कोई धंधा कर रहे हो, मतलब व्यापार से जुड़े हो, जॉब से जुड़े हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी तो रह रहे होंगे, तभी तो नगर के लोग खाना खाएंगे, कि ऐसे ही। भाई अगर नगर है हड़प्पा सभ्यता तो गांव भी होंगे आसपास, गांव में भी लोग रहते रहे होंगे। तो गांव में लोग रहेगा तो पशु पालेगा, उनका तो यही मेन जो है प्रोफेशन का एक चारा है। अनाज उगाएगा, तो अनाज उगाएगा और पशु पालेगा तो क्या कहलाएगा, यही किसान है, यही चरवाहा है। तो जो शहर में रह रहा है, जो लेखक है, जो क्लर्क है, दस्तकार है, उनको खाने के सामान यही देते रहे होंगे। और ऑलरेडी जब फसलें मिली हैं, फसलों से पता चलता है, पौधों के अवशेष मिले हैं कि भाई गेहूं है, जौ है, दाल है, मटर है, धान है, तिल है, सरसों है, तो ये सब खाते रहे होंगे। अब आप बताओ कि जैसे कि ये हल देख पा रहे होंगे, ये किस चीज का उदाहरण है, ये हल देख पा रहे हो, ये एकदम आधुनिक हल की तरह है। आज भी मेरे घर में इसका प्रयोग होता है। देखो ट्रैक्टर का भी प्रयोग होता है, पर इसका भी। अब ट्रैक्टर हर जगह नहीं जा पाता या हर जगह नहीं जुताई कर पाता, तो आज भी हल का प्रयोग होता है। ये एकदम आधुनिक हल की तरह है, बस ये एकास में लग रहा है। आजकल क्या है कि इसको थोड़ी सी और बेहतर तरीके से बनाया गया, इस पे जो है वो फंसा दिया जाता है और दोनों तरफ जो है इस पे ये जुआ होता है और यहां पे बैल जो है लह दिए जाते हैं और फिर चलाया जाता है। यहां पे कुसिया लगा दी जाती है और यहां पर जो है मुट्ठी आपको नहीं दिख रही है, यहां पे आजकल लोग इसको मुट्ठी बना देते हैं, मुट्ठा, तो पकड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन ये आधुनिक हल की तरह है। जरा देखो तो भाई जमीन की जुताई के लिए क्यों, इकोनॉमी इतनी बेहतर है, नगर है, तो बिना रॉ मटेरियल के ऐसे कुछ होगा नहीं, तो रॉ मटेरियल सरप्लस में होगा, सरप्लस में तभी होगा जब जुताई और सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था होगी। तो एक प्रोटोटाइप दिख रहा है कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना चीज उगा रहे हो, तो बिना ऐसे तो होगा नहीं कि छिटका बुआई करो और खूब उलाओ। क्यों, क्योंकि आपकी इकोनॉमी सरप्लस पर बेस्ड है, आपकी अर्थव्यवस्था अधिशेष पर बेस्ड है, सरप्लस पर बेस्ड है। तो हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन जो प्रोटोटाइप हैं वो लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इन खिलौनों से, जैसे कि मैंने बताया कि चाहे खिलौना हो या कोई जो है चलचित्र हो, वो उस समय के समाज के बारे में वो बताता है, उनका प्रोटोटाइप है। तो हमें वैसा एकदम लकड़ी का हल नहीं कैसे मिल पाएगा, नहीं होगा, लकड़ी डियार लग जाती है, दीमक खा जाते हैं। लेकिन प्रोटोटाइप से पता चला है कि ऐसा रहा होगा। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी और इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कई तरीके अपनाए होंगे। क्यों, सिंचाई कम है भाई, तो तरीके अपनाएंगे, तो पानी का संचय करेंगे, तो संचय किया जाता रहा होगा, जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई होती रही होगी। भाई अब यहां की इकोनॉमी इतनी शानदार है, तो लोग पशुपालन भी तो करते रहे होंगे, तो पशुपालक भी रहे होंगे, गाय भैंस बकरियां पालते रहे होंगे। तो उनको आप बताओ, गाय भैंस बकरियां पालोगे
तो उनको पानी भी तो दोगे, तो आसपास तालाब होना चाहिए, कुआं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाई उनको चराने के लिए चरागाह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। लेकिन ये हमेशा नहीं, क्योंकि सूखा वाला एरिया है, तो महीनों में मवेशियों के जो झुंडों का चारा पानी की तलाश में कहां जाएंगे? भाई एक जगह से दूसरी जगह भी माइग्रेट करते रहे होंगे। ये कई प्रकार के फलों जैसे बेर है, इसका इकट्ठा करते थे, ये मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, तो ये सारी चीजें कर रहे थे। कुछ आगे चीजें बढ़ते हैं और गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण की बात करी गई है कि गुजरात में जो एक हड़प्पा कालीन नगर है उसको थोड़ा सा डीप से निरीक्षण किया गया है। अब बात यह कही जा रही है कि भाई कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण नगर है और वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन वहीं धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। देखो लगभग समानतया लोथल तो एक ही में है, बाकी लगभग हड़प्पा के सारे नगर 2 भागों में है, पर धौलावीरा अपने आप में क्या है? एक्सेप्शन है। ये 3 भागों में बटा है। कितने? 3 भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की फेंसिंग करी गई है, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहां पर बाहरी अटैक का डर रहा हो, बाहरी आक्रमण का डर रहा हो। इसके फेंसिंग है और अंदर जाने के लिए जो है एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है। अंदर जाओगे तो एक मैदान भी है और इसी मैदान पे जो है, जो हो सकता है कि कोई रैली सैली टाइप जो है पब्लिक जो है प्रोग्राम होते रहे हों। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर भी खुदा पाया गया है। तो अभिलेखों को संभवतः यहां पर पत्थरों के साथ साथ लकड़ी में भी जड़ा गया रहा होगा। एक अनोखा जो है अवशेष है, क्योंकि यहां आमतौर पर जो है हड़प्पा के लेख आप देखोगे, जितने भी लेख हैं वो मोहरों जैसे छोटी छोटी वस्तुओं में बनाए जाते थे, लेकिन ये जो है ये थोड़ी से अनोखा है। अब इसके आगे थोड़ी से बढ़ोगे तो यहां पर देखो कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली सावर नदी की एक उपनदी है और बसा, वहीं पर एक नगर है लोथल। तो यहां पर लोथल पे कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जा रहा है। कीमती पत्थर यहां पे मिल रहा है और लोथल क्या है भाई? ये कनेक्टिंग पॉइंट है, ये बंदरगाह है। तो यह पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण क्या है? सेंटर है। मतलब यहां पे इंडस्ट्री है, भंडार गृह है। मतलब भंडार गृह कहां होगा? जहां आप क्या करोगे? व्यापार करोगे। वहीं तो आप पास में ही तो जो है गोडाउन बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ऑब्वियसली बनाओगे। यहां पर कई मोहरें और मुद्रांकन, मोहरबंदी हो सकता है कि ठप्पा मारते रहे हो, ठीक है, छाप, जैसे कि कोई चीज मान लो कि हम यहां से वहां भेज रहे हैं तो आज भी छाप मारते हो ना, वही। तो ये जो लोथल क्या है? बंदरगाह है। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली जो नावें यहां पर रुकती रही होंगी और यहीं पर अपना माल जो है उतारा और चढ़ाया जाता रहा होगा। ये आप देखो, ये क्या है? लोथल का ये बड़ा सा तालाब है और जो समुद्र के रास्ते जो नावें आती थी तो यहां से एंट्री करती रही होंगी और यहीं से जो है सामान माल उतारा और चढ़ाया जाता रहा होगा। यहीं से माल उतारा और चढ़ाया जाता रहा होगा। यहां पर एक इमारत भी मिली है और कहा जाता है कि संभवतः ये जो है ना मन के बनाने का कारखाना रहा हो। यहां पर पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहां पे मिले हैं। तो ये बात कही गई है। थोड़ा सा मुद्रा के बारे में जरा देखो कि मुद्रा का यहां पर क्या सीन है। ये आप देख पा रहे हैं मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी, जिसे आज मुहर मार देते हो, बता देते हो। देखो बेटा, जो मुहर है ना, इसका प्रयोग सामान्य से जो सामान है, जो गुड्स है, उससे भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा, ठप्पा मारा जाता रहा होगा। आपने पैक कर दिया और ऊपर से ठप्पा मार दिया, अगला व्यक्ति खोलेगा तो उससे जो है मुहर लगी मिलेगी, मतलब चीज ओरिजिनल है, खुली नहीं है, जिससे आप जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज दो। इससे सिक्योरिटी आप कंसर्न ले सकते हो। अब थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर जो गीली मिट्टी पे जो है ना ठप्पा मार दिया जाता था।
या गीली मिट्टी पोत दी जाती थी, मोहर लगा दी जाती थी, मोहर की एक छाप छोड़ दी जाती थी, मोहर बंदी बना दी जाती थी। तो यही मोहरबंदी है, मोहर से आपने बंद कर दिया। और यह माना जाता है कि अगर ये छाप है, सामान आपने क्या किया कि एक जो है थैला है उसको बांध दिया और वो टूटा नहीं, तो मतलब सही सलामत पहुंच गया। इससे पता चलता था कि सामान से कोई जो है छेड़छाड़ नहीं हुई। और वही बात यहां पर हो रही है मुहरबंदी की या मुहर की ऐसे प्रयोग। ये देखो ना, एक गीली मिट्टी है, थप्पा ही मारा गया होगा तभी ऐसे सिकुड़ी उकड़ी है। ठीक है। अब सभ्यता के अंत का रहस्य, सभ्यता के अंत के रहस्य को लेकर के अलग अलग बातें हैं। अलग अलग पुरातत्वविदों का, अलग अलग लोगों का मानना है। अच्छा, आयात और स्थल वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इनके धार्मिक जीवन के बारे में हालांकि डिस्कस बहुत डिटेल से नहीं किया है, क्योंकि इतना किताब में आपकी है नहीं है, लेकिन काफी कुछ इसमें बताने को है। लेकिन जब आपका टीजीटी पीजीटी का या कुछ ऐसा आएगा ऑप्शनल का, तो उसमें डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए, और इस सभ्यता के पतन के लिए कई बेटा कारण, एक कारण नहीं बल्कि कई कारण उत्तरदायी है। क्योंकि इस सभ्यता के पतन में एक क्रमिक और एक प्राकृतिक और मानवीय हस्तक्षेप के कारण पतन हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता में धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई होगी, लोग कुछ कहते हैं। और पतन के कारणों में अलग अलग लोग अलग अलग जो है अपना मत देते हैं कि हो सकता है इस वजह से हड़प्पा का पतन हो गया हो। तो कहा जाता है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, और अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया होगा। क्यों? लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया होगा, और दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया होगा। मोहनजोदड़ो में सड़कों को कचरे के ढेर बनने लगे होंगे, जल निकास की प्रणाली खत्म हो गई होगी, और सड़कें झुग्गी नुमा हो गई होंगी। मतलब जो नगर थे वो ध्वस्त होने की एक कहानी बोल रहा है कि ऐसा हो गया होगा, ये जो है हो सकता है। अब ये सब क्यों हुआ होगा? तो कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं। तो कुछ अलग अलग विद्वान क्या मानते हैं कि नदियां सूख गई थी, कुछ का कहना है जंगल खत्म हो गए थे, कुछ का कहना है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चरा गाय और जो है घास वाले मैदान समाप्त हो गए, तो सभ्यता समाप्त हो गई होगी। कुछ कहते हैं सूखा, बाढ़ आ गई होगी, कुछ कहते हैं सूखा पड़ गया होगा। तो इससे हालांकि इसमें कोई जो है एक मत नहीं है, कोई बाढ़ का बहाना है, कोई विदेशी व्यापार और गतिरोध में कमी का है, या कुछ कहते हैं भूगर्भिक या भूतात्विक परिवर्तन हुए होंगे, कुछ कहते हैं या जो है आर्यों का आक्रमण को लेकर के बात कहते हैं, कुछ कहते हैं महामारी आई होगी, कुछ कहते हैं प्राकृतिक जो है आपदा आई होगी, मलेरिया जैसी चीजों को बात कर रहे हैं। अब जैसे एक गार्डन चाइल्ड हैं, वो कह रहे हैं कि बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। मार्टिमर व्हीलर भी इस बात को कह रहे हैं। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव कह रहे हैं कि बाढ़ की वजह से ऐसा खत्म हो गई होगी। एक है आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष हैं, कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, इसके चलते ये जो सभ्यता ध्वस्त हो गई होगी। जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के चलते ऐसे हुआ होगा। एक यूआर कैनेडी साहब है, कहते हैं प्राकृतिक आपदा, मलेरिया हो सकता है, महामारी फैल गई हो, सब समाप्त हो गया हो। तो अलग अलग लोगों का भाई अपना अलग अलग मत है इसको लेकर के, कोई एक मत है ही नहीं इस चीज को लेकर के। तो ऐसे जो है सभ्यता के पतन की कहानी है। ठीक है। तो कहा जाता है कि यह सभ्यता जो है उजड़ गई होगी, और इसकी ये कहानी है। तो ये हो गया ये क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे आपसे। थैंक यू, बाय बाय।